हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी के समक्ष जीएस विषय में जो दूसरा महत्वपूर्ण यानी जो हम लोगों का सामान्य अध्ययन है, तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको एक बार पुनः रिकॉल करा दें। सामान्य अध्ययन ये सभी तरह के एग्ज़ामों यानी सभी तरह की जो भी परीक्षाएं देते हैं आप, ग्रुप डी से लेकर के सिविल सर्विसेज तक यानी आईएएस पीसीएस तक, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। और इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत के संदर्भ में जानकारी, कला और संस्कृति, समसामयिकी यानी ढेर सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जिसे हम मिला करके यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, तो हमने देखा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था। ध्यान देंगे यहाँ पे विशेष अध्ययन की बात नहीं कर रहा है, ये सामान्य अध्ययन की बात कर रहा है। यानी सामान्य जानकारी ये परीक्षा के माध्यम से वो सभी इन सभी विषयों का सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षा रखता है कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो अब देखिए कि राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत के संदर्भ में अगर किसी स्टेट की परीक्षा है, जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, सेक्रेटरी हो गया या अन्य पदों की जो परीक्षा हैं, तो राज्य विशेष भी पूछता है, भारत के बारे में भी पूछता है और फिर राज्य विशेष। दूसरी चीज़ कला और संस्कृति, यानी जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ रहन सहन, खान पान, मंदिर, मूर्तियाँ, नृत्य, संगीत, इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपसे अपेक्षित रहती है। उसके बाद समसामयिक यानी जो आप रोज़मर्रा की जो खबरें होती हैं महत्वपूर्ण, उसको पूछता है कि उसके प्रति आप कितने सचेत हैं। उसके आगे वो पूछता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। आप जानते हैं कि मानव जीवन के लिए कितना ज्वलंत विषय है पर्यावरण। इस पे भी आजकल अगर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देते हैं तो पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस हो रहा है वो यहीं पर हो रहा है, यानी समसामयिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण पे। तो इस तरह इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें शामिल हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान भी इसमें शामिल है। तो ये आपका ये कि जीएस का खाका है, जिसके बारे में आपको सामान्य अध्ययन रखना होता है। जो लोग भी नए लोग शामिल हैं ये जानें कि चाहे हम वीडियो की परीक्षा दें या आईएएस पीसीएस की परीक्षा दें। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आईएएस पीसीएस क्या है, तो ऑल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी अखिल भारतीय सेवाएं, इसकी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है। फिर पीसीएस प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी प्रांतीय सेवाएं,
इसका आयोजन जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो संचालित करता है। और फिर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं वो आयोजित होती हैं। फिर रेलवे की है, फिर एसएससी की है, बैंक की है, लेकिन हर जगह इसका कहीं न कहीं रोल रहता है। अब इसमें से हम लोग पिछली क्लास में हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे राज्य व्यवस्था पे, यानी किसी भी अपने भारत की जो शासन प्रणाली है, जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पुनः हम लोग इस पे चर्चा करेंगे इतिहास, यानी इस क्लास में हम लोग इतिहास विषय में सामान्य अध्ययन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि इतिहास में कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं, हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे, फिर इनमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते चलेंगे। अब देखिए कि इतिहास क्या है। पहले तो हम जिस विषय को पढ़ते हैं उसको जानते हैं कि वह क्या है इतिहास। तो इतिहास को जाने, इतिहास का जो अर्थ होता है, यानी इसका अर्थ जानने से पहले हम इसका अगर संधि विच्छेद कर लें तो इतिहास का जो अर्थ निकलता है वह यह है कि अतीत में जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी वही इतिहास होता है। यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ था, ध्यान देंगे, ऐसा ही हुआ, यानी यहाँ ये बोध करा रहा है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वह निश्चित रूप से अतीत में हो चुका है। यानी इतिहास अतीत का अध्ययन करता है। अब अगर अतीत का अध्ययन करता है तो जाहिर सी बात है कि इसका वर्तमान से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसका भविष्य से रिलेशन होता है। रिलेशन इस रूप में होता है कि लोग कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है। अब वो दोहराता है, घटनाएं, स्थान, परिस्थिति और व्यक्ति अलग होता है, लेकिन जब भी उस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो इतिहास अपने को दोहरा लेता है। जैसे कोई गलती एक बार आप करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है, तो भविष्य में भी अगर कोई गलती करेंगे तो पुनः उसी तरह के उसका रिजल्ट होगा। तो इस रूप में दोहराएगा। कैसे दोहराएगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे। जब इतिहास पढ़ते चलेंगे तो वहाँ आपको हम बताएंगे कि इतिहास अपने को कैसे दोहराता है। तो इतिहास अतीत में घटने वाली वो उन महत्वपूर्ण घटनाओं जिसने तत्कालीन समाज को गहरे रूप में प्रभावित किया, उसी को अपने में समेटे रहता है। यानी ऐसी अतीत की घटनाएं जिन्होंने तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और दर्शन को प्रभावित किया, उसको वो अपने में लिपिबद्ध करता है। अब वह जो लिपिबद्ध होता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी यह एक दस्तावेज है जो मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। यानी इतिहास मानव सभ्यता के विकास की कहानी है। ध्यान देंगे, ये जो मानव सभ्यता है, यानी पहले यानी जानवर से, यानी पशु से मनुष्य यानी होमोसेपियंस बनने तक की जो घटना है, उसी का अध्ययन हम लोग इतिहास विषय में करते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य का सृजन हुआ, उत्पत्ति हुई, तब से लेकर के वो किन किन अवस्थाओं से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंचा, कैसे वो बैलगाड़ी से एरोप्लेन तक पहुंचा, इसका जो क्रमबद्ध लेखा जोखा है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। इसीलिए पहले सभी विषय इतिहास थे।
बाद में अध्ययन की सुविधा के लिए हमने अलग अलग विषय बनाए। तो हमने देखा कि जो इतिहास है वो मानव की उत्पत्ति से लेकर के जो आज तक का मानव है यानी होमोसेपियंस, उसका लेखा जोखा यानी उसके विकास की अवस्थाओं को रेखांकित करता है। लेकिन इतिहास को हम जानते कैसे हैं, यानी इतिहास किसी काल के हम लोग जानते कैसे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी छोटी परीक्षाओं तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बड़ी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेता है कि किसी भी काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास साधन क्या है। तो यानी साधन जो होते हैं उससे हम स्रोत कहते हैं, और जो स्रोत होता है वो इतिहास में दो होता है, यानी एक साहित्य और दूसरा पुरातत्व। ध्यान देंगे कि इतिहास वह नहीं है जो कोई इतिहासकार कहता है, इतिहास वह है जो तत्कालीन समय में उपलब्ध साहित्य और पुरातत्व के मूल्यांकन से जो निष्कर्ष निकलते हैं वह है। यानी जैसे अशोक के बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन अशोक के जो पिलर कहते हैं, जो स्तंभ कहते हैं, जो उसके अभिलेख कहते हैं, वही सत्य है। क्यों? क्योंकि हम जब अध्ययन करते चलेंगे तो देखेंगे कि ढेर सारे जो साहित्य हैं वो कपोल कल्पित हैं। अब कपोल कल्पित हैं तो फिर उसके आधार पर इतिहास अगर निर्मित करें तो वो भी हमारे लिए सत्य नहीं होगा, क्योंकि इतिहास जैसे जैसे उसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध होता जाता है वैसे वैसे किसी भी काल का इतिहास भी स्पष्ट होता जाता है। और जहाँ पे साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वह अंधकार युग होता है, वहाँ का इतिहास यथार्थ से बहुत दूर होता है। क्योंकि जो निष्कर्ष आज हम निकालते हैं वह कल जैसे ही साक्ष्य उभर कर सामने आता है वह निष्कर्ष बदल जाता है। इसलिए इतिहास का अपना कोई अस्थाई मूल्य भी हम नहीं कह सकते कि इतिहास का कोई अस्थाई मूल्य है। जैसे सिंधु सभ्यता हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस सिंधु सभ्यता के इतिहास को हम देखेंगे कि जब वह सभ्यता अस्तित्व में आई तो उसका इतिहास किसी और तरीके से था। बाद में जब उसका उत्खनन हुआ, वहाँ से स्रोत ढेर सारे उपलब्ध हुए तो उसके बारे में इतिहास कुछ और हो गया। और फिर आगे भी जब उसके स्रोत और स्पष्ट होंगे तो उसका इतिहास और स्पष्ट होगा। यानी जो मूल्य है इतिहास का वो स्रोत के आधार पर बदलते रहते हैं। यानी जैसा स्रोत होगा वैसा इतिहास होगा और उस काल के इतिहास का मूल्य भी होगा। तो स्रोत बदलने के साथ इतिहास का मूल्य भी बदलता जाता है, यानी उसकी सत्यता भी बदलती जाती है। लेकिन ये आरंभिक इतिहास के साथ लागू होगा, वर्तमान इतिहास के साथ ये चीज़ें बहुत कुछ बदल चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे साहित्य और पुरातत्व दोनों समान रूप से उपलब्ध हैं। जो घटनाओं को एक तरह से आप देखें तो इतिहासकार लाइव दर्शन करता है, यानी इन स्रोतों के आधार पर जो इतिहास लिखता है उसके सामने वहाँ की घटनाएं प्रत्यक्ष प्रदर्शित होती हैं इन स्रोतों के आधार पर। तो हम लोग देखें कि इतिहास ऐसा ही हुआ, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है, और इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास की कहानी है, विकास की कहानी है, जिसमें वो किन किन अवस्थाओं से गुजरा उसको पूरा इसमें रेखांकित किया गया है, कैसे वो वर्तमान समय तक पहुंचा। तो ये हमने देखा। अब ये देखा कि स्रोत क्या है, तो साहित्य है और पुरातत्व है। अब जो साहित्य और पुरातत्व हैं इसी के आधार पर इतिहास का विभाजन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतिहास का विभाजन, जो इतिहास का विभाजन है इसको हम अगर स्रोत के आधार पर कर दें तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्रोत के आधार पर सीधे सवाल पूछता है। वो क्वेश्चन आपको अभी हम बताएंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे कि प्रश्नों पर चर्चा करते चलेंगे।
स्रोत के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, यहां पे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और फिर ऐतिहासिक काल, ध्यान देंगे ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल एज। अब ये जो इतिहास है ये स्रोत के आधार पे, ध्यान देंगे ये जो डिवीजन है ये स्रोत के आधार पर किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जिस समय, यानी स्रोत हमने देखा कि 2 हैं, साहित्य हैं और पुरातत्व है, और इसी के आधार पर किसी भी काल का इतिहास हम जानते हैं या इतिहास का निर्माण करते हैं। तो अब जिस काल में ये दोनों स्रोत, यानी ये जो स्रोत हैं इसकी पहले हम उपलब्धता देखते हैं ये है कि नहीं, और दूसरी हम इसकी उपयोगिता देखते हैं कि उस काल के इतिहास को जानने में ये स्रोत उपयोगी है कि नहीं। तो जो दोनों स्रोत हैं इसकी उपलब्धता और उपयोगिता के आधार पर इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यहाँ पे देखें, अगर प्रागैतिहासिक काल यह ऐसा कालखंड है जिसमें मानव का जीवन पत्थरों के आसपास चक्कर लगाता है, यानी उसके जीवन में पत्थर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हम इस काल को एक नाम और दे देते हैं, पाषाण काल यानी स्टोन एज, पाषाण काल। अब पाषाण काल क्यों करें कि उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण धातु है वह पाषाण है, यानी पत्थर के औजारों से वो शिकार करता है, नदियों के किनारे रहता है, वहाँ से जल लेता है, और फिर इन पत्थरों के जो पहाड़ हैं उनमें बनी हुई गुफाओं में वो रहता है। यानी पत्थर उसके लिए सब कुछ है, उसका जीवन पत्थर के ही चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसीलिए जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है इसको हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं, यानी स्टोन एज। तो स्टोन एज के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, तो ये काल किस नाम से जाना जाता है, पाषाण काल। अब पाषाण काल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस काल में, यानी जो हम लोगों का जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है उसमें बहुत लंबा समय प्रागैतिहास है, यानी प्रागैतिहासिक काल जो है लंबा समय, यानी कहने का मतलब कि जो मानव की उत्पत्ति से आज तक, यानी अगर हम देखें तो 5 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है, अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो भारत में मानव की उत्पत्ति हुई थी। अब उस 5 लाख वर्षों में जो हमारा अधिकांश इतिहास है वो पत्थर यानी पाषाण काल का इतिहास है, यानी जहाँ हम असभ्य थे, जंगली थे और हमारा कोई भी कल्चरल एक्टिविटी नहीं थी। तो ये बड़ा कालखंड है मानव सभ्यता के इतिहास का, जिसे हम पाषाण काल के नाम से जानते हैं या प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और ये जो काल है वो भारत में 5000 वर्ष पूर्व तक देखा जा सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पे 5000 पहले तक चलता आ रहा है। हम भले ही यहाँ दिख रहे हैं बड़े सभ्य हैं, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन आज से 5000 साल पहले का जो मानव था उसमें अधिकांश मानव, भारत के अधिकांश मानव इस पाषाणकालीन जीवन जीते थे।
अब ये जो पाषाणकालीन मानव है, इसके इतिहास को जानने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसके इतिहास को जानने के लिए कैसे हम जानते हैं कि ये कब उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता था, ये धीरे धीरे कैसे विकास करता था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में इसका कैसे रूपांतरण हुआ, तो इसका इतिहास हम पुरातत्व के आधार पर जानते हैं। पुरातत्व, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन आप नोट कर लेंगे चाहेंगे तो। जो पाषाण काल का इतिहास है या प्रागैतिहासिक काल का इतिहास है, उसका अध्ययन हम पुरातत्व के आधार पर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यहाँ लिपि का अभाव है, यहाँ पर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है, लिपि का आविष्कार नहीं है। तो अगर लिपि का आविष्कार नहीं है तो फिर साहित्य के होने की कोई साहित्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यानी कोई किताब इनके बारे में, जो इनका इतिहास लिखा हो, जिसमें इनके बारे में कोई जानकारी मिलती हो, वो संभव नहीं है उपलब्ध हो। इसका मतलब है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इस प्रागैतिहासिक काल के मानव को हम निरक्षर समाज कह सकते हैं, यानी ये साक्षर नहीं है। तो इसका मतलब है कि निरक्षर समाज का जो इतिहास है वो प्रागैतिहास कहलाता है, उसे हम पाषाण काल कहते हैं। फिर उसको जानने का जो हमारे पास स्रोत होता है वो पुरातत्व होता है। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको। ये अलग विषय है, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। हम लोग एक बार प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे जहाँ ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और फिर ऐतिहासिक काल, ये पढ़ेंगे। लेकिन एक विभाजन हम कर रहे हैं। अब देखिए कि हमने देखा कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो पाषाण काल के नाम से जाना जा रहा है, और फिर ये निरक्षर समाज है क्योंकि इसके पास लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। अब ऐसे में अंधकार युग भी कह सकते हैं, क्योंकि लिखा नहीं है तो इनके किसी भी कल्चरल जो एक्टिविटी है, जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में हमारे पास न्यूनतम जानकारी होगी। इनके जो धर्म हैं, दर्शन हैं, उसके बारे में हमारे पास न्यूनतम जानकारी होगी। जो भी जानकारी होगी वो सिर्फ अनुमान होगा। तो अनुमान होगा तो इसका मतलब है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे हम अंधकार के युग से भी जानते हैं, अंधकार युग इतिहास में। तो यहाँ पे बहुत सारा हम चर्चा नहीं करेंगे, इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, यानी इतिहास का जो विभाजन है वो स्रोत के आधार पर करते हैं। तो 3 भागों में करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसको जानने का स्रोत हमारे पास पुरातत्व है, क्योंकि इस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है, इसलिए ये निरक्षर समाज है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो आदि इतिहास क्या है। तो हमने बताया कि जो स्रोत होता है उसी के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, 3 भागों में। तो आदि इतिहास क्यों करें? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्रोत है हमारे पास, वो स्रोत पुरातत्व और साहित्य, तो ये दोनों स्रोत उपलब्ध हैं कि नहीं? अगर उपलब्ध हैं तो इनका प्रयोग होता है कि नहीं इस काल के इतिहास को जानने के लिए? अगर होता है तो फिर इसे आदि इतिहास क्यों कह रहे हैं, और पीछे जो हमने प्राग इतिहास नाम क्यों दिया? यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये ऐसा कालखंड है कि हमने पूरा पाषाण काल में देखा, पाषाण काल, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक स्रोत उपलब्ध था। एक स्रोत क्या है? पुरातत्व। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दोनों स्रोत उपलब्ध है, यानी पुरातत्व भी उपलब्ध है और साहित्य भी उपलब्ध है। अब अगर पुरातत्व और साहित्य उपलब्ध है तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है कि पाषाण काल से आदि ऐतिहासिक काल, यानी यहाँ पे सिर्फ पुरातत्व है, तो इसका मतलब इसी का उपलब्धता है और इसी की उपयोगिता भी है। अगर इसी की उपयोगिता है, अब यहाँ पे उपलब्धता दोनों की है, ध्यान रखिए, ये भी उपलब्ध है
और यह भी उपलब्ध है। अब अगर ये दोनों उपलब्ध हैं तो इसमें से दो कालखंड आता है कि, लेकिन यहाँ पे जब दोनों उपलब्ध हैं तो देखेंगे कि इस काल के इतिहास को जानने के लिए हम किसी एक ही साधन का प्रयोग करेंगे, यानी एक ही स्रोत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एक उपलब्ध था और एक का प्रयोग करते थे, यहाँ पे दो उपलब्ध है लेकिन किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या देखें ये कैसे। जैसे यहाँ पे हम दो कालों का इतिहास पढ़ते हैं। एक सिंधु सभ्यता, नाम सुने होंगे, बड़ा फेमस है आपके लिए सिंधु सभ्यता, और दूसरा हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृति है यहाँ पे ध्यान दें, जो सिंधु सभ्यता है इसमें दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी पुरातत्व भी है, पुरातत्व और साहित्य। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि पुरातत्व के आधार पर ही सिर्फ सिंधु सभ्यता का इतिहास हम जानते हैं, क्योंकि इनके जो साक्ष्य हैं यानी साहित्यिक साक्ष्य हैं वो अपठनीय हैं। ध्यान देंगे, अपठनीय, यानी ये पढ़े नहीं जा सके। तो हम कह रहे हैं कि कोई अगर साहित्य हमको मिले ही और उसकी भाषा से हम उसके लिपि से परिचित ना हों तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो सिंधु सभ्यता में पुरातत्व और साहित्य दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है अभी तक। तो जब पढ़ी नहीं जा सकी है तो सिंधु सभ्यता का इतिहास जानने के लिए हमारे लिए वो उपयोगी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि सिंधु सभ्यता का इतिहास हम किसके आधार पर जानते हैं? पुरातत्व के आधार पर। और साहित्य है लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते क्योंकि उसकी लिपि अपठनीय है, यानी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उसी तरह हमने देखा कि जो वैदिक संस्कृति है यहाँ पे भी दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, यानी जो स्रोत हैं दोनों उपलब्ध हैं, पुरातत्व भी और साहित्य भी। लेकिन ध्यान देंगे कि जो वैदिक संस्कृति है वहाँ पे ये पुरातत्व न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध है। न्यूनतम है, इसका मतलब इतिहास निर्माण में कोई खास भूमिका नहीं है। लेकिन साहित्य क्या है? विपुल साहित्य यहाँ उपलब्ध है, यानी बड़ी मात्रा पर, बड़ी मात्रा में। 4 वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यानी ढेर सारे साहित्य हैं और उसके आधार पर हम वैदिक संस्कृत का इतिहास जानते हैं। जबकि जो पुरातत्व है वो न्यूनतम है, कांसे और तांबे के बने हुए हथियार, जो वैदिक कालीन इतिहास पर कोई खास प्रकाश नहीं डाल पाते। तो हमने देखा कि वैदिक संस्कृत का इतिहास हम साहित्य के माध्यम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैदिक साहित्य का इतिहास किसके आधार पर जानते हैं? साहित्य के आधार पर। सिंधु सभ्यता का इतिहास किसके आधार पर जानते हैं? पुरातत्व के आधार पर। अब दोनों उपलब्ध हैं लेकिन हम जानते किसके आधार पर हैं? अलग अलग। तो आपसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता का अध्ययन हम किसके आधार पर करते हैं? पुरातत्व के आधार पर। वैदिक संस्कृत का अध्ययन किसके आधार पर करते हैं? साहित्य के आधार पर। ये क्लियर हो गया? तो पहले से ये डिफरेंट है नहीं, थोड़ा सा विकास दिखा रहा है कि नहीं। जहाँ पहले पुरातत्व सिर्फ पुरातत्व उपलब्ध था, अब वहाँ पे दूसरा भी साक्ष्य उपलब्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे भी एक साक्ष्य का प्रयोग करते थे और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो एक ही साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं इतिहास का पूर्ववर्ती अवस्था। अब देखें, ये सीधे आपसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता को किस कालखंड के अंतर्गत रखते हैं। सभी छोटी परीक्षाओं में भी पूछता है, ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ बड़ी परीक्षाओं में नहीं पूछता, छोटी परीक्षाओं में भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता को हम किस कालखंड के अंतर्गत रखते हैं या अध्ययन करते हैं।
तो किस कालखंड के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। फिर बोलता है वैदिक संस्कृत को किस कालखंड के अंतर्गत रखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं? तो आदि ऐतिहासिक काल। 2 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर करके सभी छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाओं तक सीधे पूछता है। नहीं वन में हुआ, लेकिन हो सकता है कि हम कल्पना भी मान सकते हैं। लेकिन अगर हम पढ़े और चल करके अगर लुम्बिनी पहुँचें और अशोक के स्तंभ पर भी ये चीज़ हम लिखा हुआ पा जाएं, तो हम कहेंगे कि ये जिसने भी लिखा या जो ये घटना है वो सत्य है। इसका मतलब कि अगर कोई घटना साहित्य में उपलब्ध है और उस साहित्य के अनुरूप अगर पुरातत्व भी उपलब्ध हो जाता है, यानी पुरातत्व से वो प्रूफ हो जाता है, तो इतिहास में सत्य घटना मानी जाती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अकबर ने, आपने पढ़ा, आप लोग पढ़ते हैं, अकबर ने या शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। तो आप दूर से सोचते हैं यार इतना बड़ा नहीं होगा लाल किला, हो सकता है कि एक कल्पना लिखा हो, किसी ने बढ़ा चढ़ा के लिखा हो। या मान लीजिए संजोग से आप जाएं, यमुना में इतनी बाढ़ आ जाए कि लाल किला बह जाए, तो आप कहेंगे अरे जिसने भी लिखा है वो कल्पना किया है, कोई किला नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इस इतिहास में लिखा ज़रूर है, लेकिन वो सत्य नहीं है आपके लिए। आप सत्य मान भी रहे हो और उसे असत्य भी मान रहे हो, यानी कल्पना भी मान रहे हो। लेकिन सपोज करिए कि अगर इतिहास में आपने पढ़ा कि शाहजहां ने लाल किला बनवाया और दिल्ली गए और लाल किला उपलब्ध है, तो आप कहेंगे जिसने भी लिखा है वो सत्य लिखा है। इसका मतलब शाहजहां का इतिहास सत्य है और उसने लाल किला का निर्माण करवाया था। तो 620 में लिपि का आविष्कार हो गया और यहाँ से पुरातत्व और साहित्य दोनों समान रूप से मिलने लगे और दोनों की समान रूप से उपयोगिता रही। इसलिए यहाँ से इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। पुनः हम लोग कल मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।